उत्तर प्रदेश वाराणसी में कचहरी में दरोगा की पिटाई का मामला। वकील और महिला आईपीएस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। महिला आईपीएस पर वकीलों से बदसलूकी का आरोप है। सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देखिएगा। कल दोपहर का बताया जा रहा है वीडियो। बोलिए क्या दिक्कत है? हमारा एक क्लाइंट आए थे, ठीक है मैडम, वो एक लड़की थी, माइनर मतलब 22 साल की लड़की होगी, उसके साथ माता जी थी। आप जैसे ही बैठे, ये तो फुट रेस्ट है, ये तो कम से कम लोअर है ना, मैट की हाइट तो कुछ नहीं होती है। आप जैसे वहाँ पे थे, कह रहे कि जरा नीचे होकर बात करिए। बताइए मैट से कितनी दूरी होती है आदमी? आप क्या दिक्कत होगी इसमें? नीचे होकर भी हो गया, ठीक है, चलिए आप ये बात मान ली। वो खड़े थे, वो कह के नहीं होगा, हम लोग वापस चले गए। भाई इनका कहना है कि वकील साहब लोग गलत बात करते हैं, वापस चले गए। के साथ सब लोग आए। बात हो गया। अरे आप सुनिए तो पहले बात। एक कंप्लेंट। अरे मैडम आप आए थे ना, अभी गालियां देके गए थे, तुम्हारी घर में शांत कर दूंगा, यही थे ना? गर्मी किसी के देश में। हाँ बताइए, इधर बोलिए, ऑन कैमरा बोलिए। किसकी गर्मी? मैंने यहाँ पे किसकी गर्मी शांत करेंगे? पूरी बात सुन आपने लीजिए, बोला ना यहाँ पे, पूरी बात सुन लीजिए। बोला ना आपने? हाँ बोला था मैंने गुस्से में। क्यों? तो पूरी बात बोला था, कैसे बोल सकते हो? वो हमको धक्का किसकी गर्मी शांत मारेंगे, वो करोगे? मुझे धक्का मारेंगे। आपको किसी ने धक्का नहीं मारा? बिल्कुल वहाँ पे धक्का मारेंगे। आपको फोटो ही निकलवाइए वहाँ से, आप कानपुर उत्तर प्रदेश में रेल कर्मी की हत्या का खुलासा हुआ। पत्नी के प्रेमी समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। कल्याणपुर थाना पुलिस ने किया खुलासा। ये सुनते हैं पुलिस अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर। कल्याणपुर थाने में 12 जून 2025 को एक कमला तिवारी जो रेलवे के गार्ड पद से रिटायर्ड हुए थे, उनकी गुमशुदगी लिखी गई थी। उनकी पत्नी के द्वारा लिखवाई गई थी कि उनके पति गायब। इस संबंध में जब हमारी सर्विलांस की टीम और थाना कल्याणपुर की टीम ने संयुक्त प्रयास से इस घटना का अनावरण किया है, और घटना के जो अनावरण करने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि कमला तिवारी गार्ड के पद से रिटायर्ड हुए थे और उनके 8 दुकानें थी, और उनके पेंशन का पैसा भी अपने बच्चों को नहीं देते थे। उनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती थी, वृंदावन में रहती थी, बच्चे अलग रहते थे। उनके बेटे गांधी तिवारी ने अपने दोस्त ऋषभ शुक्ला के साथ मिल करके उनको रास्ते सताने की सोची, और उन्होंने जो है उनको घर में ही मार दिया। मार करके एक 4 व्हीलर गाड़ी से लेकर के औरैया ले गए वहाँ नहर के किनारे पर वहाँ गाड़ी फेंकी और उसको पेट्रोल डाल के जला दिया। सबूत मिटाने के लिए ये कार्रवाई की। आज दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। हत्या की मेन वजह जो इनकी पेंशन थी और जो 8 दुकानों से किराया आ रहा था, उसके परिवार में किसी सदस्य को नहीं देते थे, ये मेन वजह थी। और घटना में सिर्फ यही दोनों लोग सामने। हमारी सर्विलांस की टीम और मुखबिरी की जो थाने की थी उसके द्वारा जो लोग घटना के तहत पहुंचे। सर कोई सीरियल देखकर इसका कहना है कि दृश्यम फिल्म देख करके जो है इन्होंने इससे प्रभावित हुए थे। उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम वाराणसी पहुंचे हुए हैं ब्रजेश पाठक। आइए सुनते हैं ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं वाराणसी पहुंचकर। रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश शाखा द्वारा वाराणसी जनपद और चंदौली जनपद के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको खाद्य सामग्री के साथ साथ खाना बनाने के बर्तन, तिरपाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे टूथब्रश है, मंजन है, साबुन है, तेल है, हाइजीन किट पूरी दी जा रही है। और जितनी भी आवश्यकता होगी उन सभी को बाढ़ पीड़ित सामग्री पहुंचाने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात क्या कर रहे हो भाई?
उनको पता ही नहीं है कि सत्ता की भूख उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही है। राहुल गांधी जी जानते हैं कि शिवम इसको ऊपर जब जब वो चुनाव जीतते हैं तब वो ईवीएम और निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं। जब चुनाव संभावित हार बिहार में देख रहे हैं तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता, भारत की जनता अच्छी तरह समझती है और यदि कोई तथ्य उनको है तो निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। दीदी, आप लोग कानून व्यवस्था की बात करते हो, वाराणसी में पुलिस अधिकारी पिटा रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह से प्रदेश से समाप्त हो गए। कोई भी लिस्टेड संगठित माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। जो तत्कालिक गुस्से की वजह से आपसी वैमनस्यता में घटनाएं हो रही हैं, उस पे भी हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। कोई भी दोषी बचेगा नहीं और ये सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है और निर्दोष फंसे ना, इसको भी सुनिश्चित करने का काम कर रही है। यदि कोई कानून तोड़ेगा तो कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा उसे दिलाने का काम अदालत के माध्यम से होगा। बात की जाए तो जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर, देखिए, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के लोग पूरी तरह से सत्ता की कुर्सी खिसक जाने के भय से फ्रस्ट्रेशन में हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में चतुर्मुखी विकास की गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विकसित राष्ट्र की तरफ हम सब आगे बढ़ रहे हैं और आप स्वयं महसूस करिए कि उत्तर प्रदेश का कोना कोना, वाराणसी का कोना कोना 14 और 17 से पहले क्या हालात थे, किसी से छुपा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। सर, अपर्णा यादव जी की माता जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। विजिलेंस की टीम ने जांच में उन्हें दोषी पाया है। भैया, बड़े भैया क्या कहेंगे? नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश मऊ पहुंचे हैं मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। राहुल गांधी के सवालों पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, पहली बार मोदी को जवाब देने वाला मिला है। भाजपा जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। आइए सुनते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ बता रहे हैं। और के बीच में लुटाया जा रहा है, ये देश हित में नहीं। इसीलिए अपनी जनता पार्टी ने 15 मार्च 2025 को मानवर काशीराम जी के जन्मदिन से लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से संविधान सम्मान जनहित ओंकार यात्रा का शुभारंभ किया था, जिसके 6वें चरण में आज हम मऊ पहुंचे हैं और आज हमारे दौरे का ये 40वां जिला है। इसके बाद ये अभियान लगातार चलता रहेगा और 6वां चरण मऊ होते हुए कल बलिया रहेंगे और 21 तारीख को आजमगढ़ में 6वें चरण की समाप्ति होगी। उसके बाद पूरा का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश आच्छादित हो जाएगा और यहां के बाद हम बुंदेलखंड में दौरा करेंगे। मकसद है कि वो सरकार जो जनता के विश्वास की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई, वो सरकार जो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है, जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, जिस सरकार ने वादा खिलाफी किया है, अब उसको सत्ता में बने रहने कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए अपनी जनता पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करने का फैसला लेकर के इस यात्रा के माध्यम से इनके काले कारगुजारियों को जनता के बीच में उजागर कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर मोदी जी की तारीफ किया है। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति हर हफ्ते कभी मोदी जी की तारीफ करता है, कभी मोदी जी की खिंचाई करता है, कभी टैक्स 50 गुना करता है तो कभी कभी उससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए जोड़ी अच्छी मिली है। मोदी जी अपने को बड़ा खिलाड़ी मानते थे, मोदी जी से भी बड़ा खिलाड़ी कोई मिल गया है जो अब मोदी जी को नचा रहा है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से जो गोरख धंधे का भाड़ा फूटा है, स्वाभाविक रूप से ये चौंकाने वाला है। अभी जानकारी मिली कि मुरादाबाद के एक ही घर में 4200 वोट है और स्वाभाविक रूप से जब एक घर में 4200 वोट हैं तो भाजपा सरकार ने इस प्रकार के कितने पाप कराए होंगे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं।
यहां तक कि मतदाता सूची से नाम काटने वाला एक अधिकारी भी अब तो बाहर आ गया, जिसने इस बात को स्वीकारा कि सत्ता के दबाव में ये नाम काटे गए। तो स्वाभाविक रूप से हमारा भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान रूप से एक वोट देने का अधिकार देता है। सर आपने कहा कि नेता मतदाता सूची से नाम काटने, लाखों लाख नाम काटने, लाखों लाख नाम जोड़ने की एक्सरसाइज अगर निर्वाचन आयोग किसी पार्टी विशेष को खुश करने के लिए करती है तो स्वाभाविक रूप से देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग पर, जिस पर देश को पूरा विश्वास है, वो कहीं न कहीं शक के घेरे में आ रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि जनता का विश्वास उस पर बना रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं सर कि मस्जिदों में, चर्चों में राष्ट्रगान जो है अनिवार्य करना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कहना है चर्चों में, मस्जिदों में ये तिरंगा लहराना चाहिए। तो तिरंगा और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडा वो हमारी शान है, इसके लिए उनके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग उसका अनुपालन करते हैं। और दूसरी चीज, धीरेन्द्र शास्त्री अपने आश्रम में कई दिन तिरंगा लहराए हैं। केवल बयानबाजी और बकवासबाजी करने से बात नहीं बनती है, अपने जीवन में उसका अनुपालन करना होता है। अखिलेश यादव के कार्यक्रम में अचानक से बिजली गायब हो जाती है। जब पूरे उत्तर प्रदेश की बिजली गायब हो रही है तो अखिलेश यादव के कार्यालय में बिजली गायब हो रही थी, ये कौन बड़ी बात है? आपने कहा कि नेता मंत्री रोना रो रहे हैं कि अधिकारियों की बात नहीं सुन रहे। एक आईएएस का भी आपने नाम लिया है, तो इशारा किधर है आपका? अब आपके मऊ में कौन ऐसा आईएएस रहा है जो आज वर्तमान में मंत्री है? आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, आप खुद जानते हैं मऊ के रखे, इतना नहीं जाने तो फिर क्या जाना? क्या वो भी रोना रो रहे हैं? अब जब मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपना बयान दे दिया तो बचा क्या रह गया? डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कार्यकर्ता को पीटा गया। गाजीपुर में एक भाई एक एक करके गाजीपुर में नहीं, नोट में नहीं, अरे पहले आप उनका, पहले उनका आ गया तो आप। गाजीपुर में ओपी राजभर कार्यकर्ता को महिला सिपाही सरेआम पकड़ दिया। अब चूंकि हो सकता है कार्यकर्ता ने कुछ बदजुबानी की हो, कोई महिला पुलिस किसी को अनायास पर तो नहीं मारेगी, इसलिए क्या मामला है क्या नहीं मामला ये तो जांच का विषय है। एक जिस पार्टी के कार्यकर्ता है वो सत्ता में है और पुलिस विभाग भी सत्ता के अधीन होती है, इसलिए इस मामले में कहीं जांच इसको तो उस कार्यकर्ता से पूछना चाहिए। उसका ही बयान है, उसका ही वायरल बयान हो गया कि गलतफहमी में ऐसा हो गया। हाँ, तो हो सकता है। अब मामला क्योंकि सरकार की बदनामी का है तो ऊपर से इशारा होगा कि तुम सरकार का बयान दो, लेकिन जो कुछ होना था वो तो हो गया। पीला गमछा कमाल नहीं किया, तो कहते हैं मंत्री जी की पीला गमछा लगा के जाओ पुलिस वाले में। अब पीला गमछा वाले ही जाने कि पीले गमछे की क्या हनक है, क्या धमक है। अगर हनक धमक होती तो शायद थाने पिटाई तो नहीं होती। पीले गमछे का पावर कम हो गया है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि औरंगजेब की सोच रखने वाले पाकिस्तान चले गए। अब भाजपा में रह के और कौन भाषा बोलेंगे? ये ओम प्रकाश राजभर जी हों या संजय निषाद जी हों, जब भाजपा सत्ता का आनंद ले रहे हैं तो भाजपा की भाषा तो बोलना पड़ेगा, और भाजपा की नई भाषा नहीं बोलेंगे तो गठबंधन से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए ये उनके चाल चरण चरित्र के अनुरूप है, इस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। आजम खान को बड़ी राहत मिली है, लेकिन फिर भी एमपी कोर्ट ने 20 सितंबर तक उन्हें अभी रोक दिया है बाहर जेल से आने से। बहरहाल आजम खान साहब बहुत बड़े और सीनियर नेता हैं। राजनीतिक द्वेष भावना से जो कुछ भी उनके साथ घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। लोकतंत्र में बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आजम खान साहब के खिलाफ सरकार ने बदले की भावना से काम किया है, कहीं कोई इतना बड़ा नेता मुर्गी चोरी करेगा
बकरी की चोरी करेगा। इस तरीके से घटिया इल्जाम लगा करके यदि आजम खान जी को जेल भेजा गया, हम समझते हैं इससे ज्यादा शर्मनाक लोकतंत्र में कुछ हो ही नहीं सकता। सर, राहुल गांधी लगातार नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। लगातार मामला गरमाया हुआ बिहार चुनाव को लेकर के, इस पर आप तो ये तो लोकतंत्र में होता ही होता है। सत्ता और विपक्ष का चरित्र यही है कि जब भी सत्ता लोकतांत्रिक तौर तरीके से हटे, जन विरोधी काम करे, तो विरोध का पक्ष विपक्ष जो है उसके खिलाफ आवाज उठाए। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, इसमें कौन सी नई बात। मायावती जी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, बड़ी संख्या में रैली करने जा रही है सर। तो मुबारक हो, आप जाकर के इससे उनके पूछिए कि शक्ति प्रदर्शन करने की ये सोच आई, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं है। बिहार चुनाव को लेकर तैयारी तो नहीं है जी, बिहार चुनाव को लेकर उनकी तैयारी तो नहीं है। अब इसका जवाब तो सुश्री बहन मायावती जी दे सकती हैं। अब बीएसपी क्या करेगी इसका उत्तर स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं दे सकते। अजय जी, बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि हम धर्म के साथ हैं, मंदिर के साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक इंसाफ नहीं कर पाए वो धर्म के साथ है या नहीं। सही बात तो यह है, बीजेपी का कोई धर्म ही नहीं, वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, भाईचारा का कत्ल करना, संविधान विरोधी काम करना, इसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं। आज भारतीय संविधान इस बात का स्पष्ट निर्देश देता है कि सभी धर्मपन्न संप्रदाय समान है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 51 में संविधान में स्पष्ट इस बात की व्याख्या है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर भाईचारा और आपसी सौहार्द का कत्लेआम करने वाले भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अखिलेश यादव ने क्या किया तो पूछिए, क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? क्या है, क्या बोले अखिलेश को क्या करना है? अरे आप अपना पहले प्रश्न बोलो। क्या पीडीए की बात करते हैं और ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पीडीए में तो हम लोग भी हैं, सत्ता में पीडीए सबको सम्मान दिया जा रहा है, ऐसा थोड़े है, तो पीडीए सत्ता की है। बहरहाल अखिलेश यादव जी स्वयं पीडीए की परिभाषा आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए, स्वयं कंफ्यूज हैं। जो पीडीए की परिभाषा पी का कभी पिछड़ा बताता हो और कभी पंडित बताता हो, डी का मतलब कभी दलित बताता हो, कभी डिम्पल यादव बताता हो, ए का मतलब कभी अगड़ा बताता हो, कभी आधी आबादी बताता हो, कभी अल्पसंख्यक बताता हो, जो खुद कंफ्यूज है वो पीडीए की कोई बात क्या करेगा। स्वाभाविक रूप से आज समाजवादी पार्टी भी अपनी भूमिका से हटके काम कर रही है, बड़ी विपक्ष पार्टी है, उसे सड़क पर उतरना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, सरकार के काले कारनामों को उजागर करना चाहिए। ऐसा न कर करके केवल पीडीए की सी गुफाबाजी से वो लोगों को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमला करने वाले हमला करते रहेंगे, मेरी हत्या के लिए, जान से मारने के लिए सुपारी देने वाले सुपारी देते रहेंगे, गोली मारने के लिए कोई 51 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 40 करोड़ या कोई 21 करोड़ की बोली लगाता रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य विचारों को लेके आगे चल रहे हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, विचारधारा के साथ हूं। इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ जो भी अपमानजनक टिप्पणी करेगा या अपमानित करेगा, स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य पहाड़ की तरह उसके सामने खड़े होंगे। क्या लगता है कि आपके पीछे जो हमला जो लोग कर रहे हैं, ये किसके लोग हैं या कौन करा रहा है? ये सत्ता संरक्षित पालतू गुंडे माफिया अपराधी हैं
अराजक तत्व हैं, मनुवादी सोच के हैं, और साथ ही साथ जो आडंबर, ढोंग, पाखंड में विश्वास करते हैं, ऐसे लोग मेरे जान के दुश्मन बनकर के कोई गोली मारने के मेरे जान के दुश्मन बनकर के कोई गोली मारने के फतवा जारी करता है, आपका इशारा कोई किधर सिर काटने का फतवा जारी करता है। ये लोग कौन है है? आपका इशारा किधर है? अब भाजपा संरक्षित के अलावा कौन हो सकता? सत्ता संरक्षित का मतलब क्या है? भाजपा पोषित है। सत्ता किसकी है? सत्ता किसकी है? अगर सत्ता संरक्षित कोई गुंडे माफिया अपराधी है तो सत्ता किसकी है? कौन है? नाम नहीं है। मैं किसी को व्यक्तिगत नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि अब तक 3 दर्जन हमले हो गए, और 3 दर्जन नाम लूंगा तो आप अभी मीडिया वालों को 25 क्वेश्चन बीच में आ जाएंगे। इसलिए मैं इन छोटी बातों की परवाह नहीं करता हूं। इसका मतलब आप उनसे डरते हैं नाम लेने से। सर हमला केवल सत्ता पक्ष की कराता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल नहीं बदलती। कुत्ता कौन है सर? जो भौंकने वाले हैं, उनका जो भौंकने वाले हैं, जैसे अब आप जानो। सर आप बता नाम रहे तो हैं। बता दिए सर। अरे जो भी इस प्रकार की बोली बोलता है, जान से मारने का, हाथ काटने का, सिर काटने का, 51 करोड़ रुपया देने का, 50 करोड़ रुपया देने का, 25 करोड़ रुपया देने का, 40 करोड़ रुपया देने का जो बोली लगाता है, ये क्या है? ये भौंकने वाले कुत्ते नहीं है। ये भौंकने वाले कुत्ते नहीं है। नेताजी यहाँ पे सर, मोहन भागवत जी ने उनका विधायकी चली गई थी, बहरहाल न्यायालय के आदेश पे उनकी विधायकी वापस आ गई, क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से उनके साथ गलत हुआ था, न्याय हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सर किसान मोहन खाद भागवत की जी ने किल्लत झेल रहे हैं सर, किसान खाद की किल्लत झेल रहे हैं सर। तो मैं तो पहले अपनी शुरुआत में ही कह दिया कि हमारी जो यात्रा चल रही है सारे उसमें मुद्दे समझ लें। सर मोहन भागवत जी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, इसको कैसे देखते हैं आप? अब ये उन लोगों का आपसी मामला है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य क्या उत्तर देंगे? एक छोटा सा सवाल जो पिछले हो चुका है, फिर दोबारा वो कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है मंच से कि तुम पीला गमछा लगा के थाने पर जाना, वहां तेरी शक्ल में मुझे लोग देखेंगे, शब्द यही था। इसको कैसे देखते हैं आप? अब इसका उत्तर तो ओम प्रकाश राजभर से लेना चाहिए, मेरा नारा नहीं है। जिसका नारा है उससे उत्तर लीजिए। आप सब विपक्ष में है, 27 में गठबंधन किससे होगा? अकेले लड़ेंगे। मेरे नेतृत्व में 10 पार्टियों का एक मोर्चा बन चुका है, लोक मोर्चा। हम 2027 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने और सरकार बनाने की दिशा में लगातार आगे चल रहे हैं, और लगातार ये अभियान चलता रहेगा। भाजपा को सत्ता सटाने के लिए जो भी साथ आएगा उसका स्वागत है। लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में हमें कोई परहेज नहीं होगा। जाएंगे कि नहीं? लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में हमें कोई परहेज नहीं। मतलब कि इशारा तो समझ जाए कि लाइट में तो फिलहाल बीजेपी है, 27 में बीजेपी से के साथ हो सकते हैं, ऐसा माना जाए? बीजेपी के एजेंट की रूप बता रही है। नहीं, आप पत्रकार हो ना? आपने ऐसा नहीं, आप पत्रकार हो या बीजेपी के एजेंट हो? आप पत्रकार हो या बीजेपी के एजेंट हो? मैं पत्रकार हूं सर। तो पत्रकार की भाषा बोलिए। जी राहुल गांधी को नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ भी नहीं जाएंगे। जब हमारे नेतृत्व में मोर्चा बन गया है तो कहीं आने जाने का प्रश्न क्या उठता है? सर कैसे 10 मोर्चों से आप बीजेपी को हरा लेंगे? तो करके आप देखते चलिए, यही बीजेपी है जो 14 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आ पाई है। लोकतंत्र यही है। लोकतंत्र में बड़े बड़े नेता धराशायी होते हैं, सरकारें जाती हैं और नई पार्टियां सत्ता में आती हैं। बिहार के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी? 50 साल जबरदस्त लहर चल रही है। भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। विपक्ष सत्ता में आएगा। सर आप सत्ता में आएंगे तो क्या नया करेंगे? स्वाभाविक रूप से आज कानून राज स्थापित करना, दूसरी प्राथमिकता होगी बड़े पैमाने पर जो SC ST OBC माइनॉरिटीज पर जनजातीय अत्याचार हो रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, इसको खत्म करना। तीसरी प्राथमिकता होगी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली करना, किसानों को लाभकारी मूल्य
दिलाना, आज बढ़ती महंगाई और गरीबी पर रोक लगाने का प्रयास करना, इसी के साथ ही साथ माननीय योगी जी जो 27,764 स्कूल बंद करने जा रहे हैं, इनका उच्चीकृत बेहतर बना करके अच्छे स्वरूप में लाना, और साथ ही साथ आज सत्ता के गलियारे में चलने वाले गुंडे माफिया अपराधियों की प्राथमिकता सुनिश्चित की जाएगी कि ऐसे लोग जेल की सलाखों में जाएं। बीजेपी का टीएम जेल में डाल दी सबको, कहाँ बचे हैं? हर जिले में जितने कुख्यात गुंडे माफिया हिस्ट्री सीट अपराधी हैं, सब सत्ता के गलियारे में चहलकदमी करते हैं। अभी भी है सर गोरखपुर में सब है। सर, कुछ नाम बता सकते हैं? अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक दो हो तो बताया जाए, एक दो नाम बता हर जिले में है, हर जिले में है। पूरा जनपद का भ्रमण करते हैं और प्रदेश का भ्रमण करते हैं तो मालूम तो होगा ही। ये जब सरकार के थानों में हिस्ट्री सीटर के अपराधी की सूची लगी है तो उसको बताने की क्या जरूरत है, सबको जाकर देखना चाहिए। गोरखपुर में सरेआम एक युवक की हत्या हो जाती है गौ तस्करों द्वारा। ऐसे केवल एक नहीं, जी उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश में प्रतिदिन जी 2, 4, 10 इस प्रकार की हत्याएं होती रहती हैं। तमाम तो ऐसी घटनाएं जिसकी एफआईआर ही नहीं लिखी जाती है, एफआईआर लिख भी ली जाती है तो दबाव बनाया जाता है किसी तरीके से इस मामले को समझौता करो, और समझौता न करने की स्थिति में अपराधियों को बचाने का पाप किया जाता बाबा है। के बुलडोजर को किस तरह से देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि जात धर्म के देखकर बुलडोजर चल रहा है, गरीबों पे चल रहा है? किसके बुलडोजर पर? बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर बाबा की बिरादरी पे क्यों नहीं चलता है? बाबा की बिरादरी के ऐसे गुंडे माफिया कुख्यात अपराधी हर जिले में हैं, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? केवल SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के घर पर बुलडोजर चलता है। ये भेदभाव नहीं है, यही मैं कह रहा हूं। जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाली भाजपा सरकार है, जिसको उखाड़ फेंकने के लिए अपनी जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इस भ्रमण यात्रा के माध्यम से प्रदेश की जनता को सावधान कर रही है। के राजा भैया हैं, उनकी पत्नी का विवाद अब सुर्खियों में आ गया, सोशल साइटों पे चलने लगा, क्या कहेंगे? भाई, किसी के पत्नी के विवाद में अपनी जनता पार्टी क्या लेना देना? ये पत्नी का मामला है, इसके लिए कोर्ट बनी हुई है, पत्नी आपस में समझौता करेंगे या कोर्ट तय करेगी, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य क्या लेना देना? हथियारों का फोटो वायरल हो रहा है कि राजा भैया हथियार रखे फर्जी। अब स्वाभाविक रूप से ये सारे के सारे प्रश्न आपको सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए। हम सरकार में नहीं हैं, सरकार में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से आप जो भी पूछेंगे उसका उत्तर हम देंगे। आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ गया सर? वैचारिक टकराहट जहां जब भी हुई मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि विचारधारा को सदैव हमने प्राथमिकता रखी। आप ये जानते हैं कि मैं 22 साल तक बीएसपी में था, और बहन जी के बाद मेरी हैसियत सबसे बड़ी थी। 6 बार कुल मैं मंत्री रहा, 3 बार नेता विरोधी दल रहा, विधानमंडल का नेता था, प्रदेश का अध्यक्ष था, राष्ट्रीय महासचिव था। लेकिन जब बीएसपी का नेता बाबा साहब के मिशन मानवर काशी राम के विचारों से दूरी बना लिया तो मुझे भी बीएसपी से दूरी बनाने की नौबत आई। कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देकर चर्चा में आने के लिए बोलते थे। अब ये दुर्भाग्य है कि मैं इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े और देश की महिलाओं के सम्मान की बात करता हूं, जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है। यहां तक कि जितनी भी मनवादी सोच के लोग हैं, ये उनका प्रायोजित दिया गया बयान होता है। मेरी कितनी भी तथ्यात्मक सच क्यों बात न हो, ये कुछ मनवादी मीडिया के लोग विवादित शब्द उसमें जोड़ने के आदी हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य इसका क्या इलाज कर सकते हैं? अगर किसी के दिल दिमाग में गोबर भरा है, जहर भरा है, तो स्वाभाविक रूप से वह लिखने पढ़ने में कुछ न कुछ जहरीली बात लिखेगा। धन्यवाद। आगरा उत्तर प्रदेश में घटना के 24 घंटे बाद ही ऑटो गैंग का पर्दाफाश किया गया। सवारियों के फोन रुपए चोरी करता था गैंग। टीपी नगर बस स्टैंड रेलवे लाइन से 4 गिरफ्तार हुए हैं। आइए सुनते हैं पुलिस अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं। 18 सितंबर 2025 को एक हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी थाना हरिप्रगत पे,
जिसमें ऑटो में सवारी को बिठाकर उससे मोबाइल और उससे पैसे चोरी करने की एक गैंग है, ऐसा हमें नज़र में आया था। तो उसी क्रम में थाना हरिपर्वत में मुकदमा पंजीकृत करके थाना हरिपर्वत के प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा और चौकी इंचार्ज जयपाल सिंह, इनके नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और इन्होंने ही इस गैंग का पर्दाफाश करा है। सर, इसमें बताया गया कि ऑटो को भी बदल देते थे, जो शक्ति बोर्ड देते थे, नंबर छुपाते थे, किस तरह की ये सफर है? ये जो गैंग है ये क्या करती थी, किसी एक इनोसेंट आदमी को बीच में बिठा के साइड में लेफ्ट और राइट साइड में दो लोग बैठते थे और एक कारण बताते थे कि ऑटो अभी ख़राब हो गया, आप उतर जाइए वगैरह से, और उसी इसमें इनसे मोबाइल और ये पैसे लिए जाते थे। ये क्या करते थे, जो उनकी ऑटो थी, ऑटो का जो ऊपर का छतरी रहता है इनका, कभी ब्लू कलर का, वो चेंज करके ग्रीन कर देते। इवन वो जो नंबर प्लेट होती है, नंबर प्लेट पे भी ये लोग बॉटल लगाते थे ताकि सीसीटीवी में ना आते थे। ये जो गैंग इन्होंने पकड़ी गई है, इसमें 4 अभियुक्त है। 4 अभियुक्त में एक तो कमल जैन है, एक शाहरुख है, राजू और माजिद है। इसमें से 3 लोगों के पूर्व में आपराधिक इतिहास रहे हैं और इन लोगों से हमें एक देशी तमंचा, 11 चोरी किए हुए मोबाइल, 4,200 रुपये नगद और एक इनकी जो ऑटो जो यूज़ करते थे ये लोग, ये बरामद किया। इसमें कमल जैन जो है उनकी खुद की ऑटो रहती है। ये चंदौली उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर जनपदीय बाइक गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है। आइए सुनते हैं पुलिस अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर। बाइक की बड़ी क्या है, एसपी सर के निर्देशन पर लगातार बैरियर चेकिंग प्रचलित चल रहा है पूरे जनपद में। इसमें से कल रात गौ तस्करों के वाहन से देखते हुए चेकिंग कर रहा था। जॉइंट टीम बनाए थे शाहपुर एवं चकिया थाने के। उस पर ये आया था कि 2 संदिग्ध वाहन आ रहे थे, उसमें उनके चेकिंग के दौरान पता चला कि ये चोरी किए हुए मोटरसाइकिल है। आगे पूछताछ एवं बरामदगी के बाद कुल 10 मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल की 5 की रिकवरी हुई है, जिसमें से टोटल 4 अभियुक्त गिरफ्तार है। एक मौके से फरार हो चुके हैं, जिस पर लगातार तलाश एवं दबिश दिया जा रहा है। इसमें से एक वाहन जो है 2018 में राजस्थान से चोरी होकर के यहाँ लेके आया था। एक अभियुक्त था जो बबरी का रहने वाला है, उन्होंने राजस्थान घूमने के टाइम पर चोरी करके ले आया। बाकी सारे वाहन जो है बनारस कैंट में से 2 वाहन, मुगलसराय स्टेशन से 4, नौगढ़ से है और अन्य थाने से हम लोगों ने ये पता चला है कि इन्हें फलाना जगह से चोरी करके ले आए। इनका एक संगठित गिरोह है, कितने लोग हैं, किस तरह से कार्य करते हैं? अभी प्रकाश में कुल 5 लोग आए हैं और तलाशी किया जा रहा है। इनके नंबर्स लेकर के सर्विलांस में लगा करके और इसमें तलाशी किया जाएगा। इसमें कुल 5-6 मुकदमे का खुलासा भी हुआ है। इनके नाम संबंधित मुकदमे में प्रकाश भी दिया गया है और आगे इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई एवं पूरी तरीके से 111 ऑर्गेनाइज क्राइम बीएनएसएस के जो धारा है उस पर भी लगवा लिया जाएगा। और टीम क्योंकि इतने अच्छे सराहनीय कार्य किया हुआ है, 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। बाइक कैसे बेचते, इनके बेचने का क्या तरीका? इनके बेचने का ये तरीका था कि इनके जो गांव में ही आसपास कॉन्टैक्ट बनाते हुए इन लोगों ने बेचते थे। एक फ्रेंड्स ग्रुप ही है ये लोग, 3 अभियुक्त जो है एक ही गांव से हैं, तो लोकली ही ये लोग बेचते थे। और एक इसमें बाइक मिस्त्री जो गैराज चलाता है चकिया में, वो भी इसमें इन्वॉल्व है और वो भी अभी पकड़ा गया।